हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर बेटर। सो माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विथ 98 परसेंटाइल। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन। Question number one. The e-content generation for undergraduate courses has been assigned by the Ministry of Human Resource Development. So friends, यहाँ पे e-content generation के लिए undergraduate courses के लिए Ministry of Human Resource Development मतलब MHRD ने कौन सी स्कीम्स लॉन्च की थी, कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो ऑनलाइन है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। इनफ्लिपनेट फ्रेंड्स, इनफ्लिपनेट जो है, इनफ्लिपनेट लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी नेटवर्क है, जिसका जो जो कि गांधीनगर गुजरात में है, लाइब्रेरी नेटवर्क। ओके, सो गुजरात में है। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये जो सीईसी व्यास स्कीम के अंतर्गत जो है यूजीसी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये लॉन्च किया था व्यास के अंदर। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो है ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं। सीईसी का फुल फॉर्म जो है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, मूक मीन्स मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूक को होस्ट करता है, स्वयं प्लेटफॉर्म जिसमें एनपीटीईएल के थ्रू कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ये ऑनलाइन वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन के सेक्टर में डेवलप किया गया था। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सीईसी कंसोर्टियम एजुकेशन कम्युनिकेशन को जो है स्टैब्लिश किया गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को। इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में डिस्कशन फोरम भी होता है, अर्न एकेडमिक ग्रेड्स एंड टेकिंग टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो वो अपनी क्यूरीज भी डिस्कशन फोरम में जो है सेंड कर सकते हैं। तो ये जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए डेवलप किया गया है। सीसी मोस्टली जो है व्यास के अंदर स्टेब्लिश किया गया था, और ये जो है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो है लर्निंग प्रोवाइड किया करता है। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू हाईली इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड जो है प्रोफेसर्स के थ्रू जो है ये कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जो टेक्नोलॉजी, न्यू पेडागोजी, न्यू इनोवेटिव टीचिंग के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो हमारा आंसर होगा, ई कंटेंट जनरेशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने जो असाइन किया था उसका नाम है सीईसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। फ्रंट नेशनल, ये जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये लाइब्रेरी सेंटर है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूजीसी के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज आती है, लाइब्रेरी से रिलेटेड वर्क को मेंटेन करता है, रिसर्च रिलेटेड डेटा को मेंटेन करने का वर्क करता है इन्फ्लिबनेट सेंटर, जो कि गुजरात में है। नेशनल नॉलेज कमीशन जो है 2005 में आया था, नॉलेज कमीशन। इंदिरा गांधी इग्नू जो है ओपन यूनिवर्सिटी है। ओके, सो ऑप्शन नंबर वन इज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सीईसी है व्यास, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। Question number two. Using the central point of the classroom communication as the beginning of a dynamic patterns of ideas is referred to. और फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है क्लासरूम में जब कम्युनिकेशन करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द डायनामिक पैटर्न्स, जो आइडियाज आते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, जो आइडियाज आते हैं उसे बोलते हैं हम माइंड मैपिंग। बिगिनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट होता है आइडियाज के थ्रू। जब माइंड में आइडियाज आते हैं उसे बोलते हैं हम माइंड मैपिंग। जब हम किसी स्टूडेंट को कोई केस स्टडी देते हैं या किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देते हैं तो उसके माइंड में अचानक से आइडियाज आने लगते हैं। तो उस टाइप का कम्युनिकेशन, उस टाइप की टीचिंग जिसमें स्टूडेंट के माइंड में कुछ आइडियाज जनरेट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज माइंड मैपिंग। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। क्वेश्चन नंबर थ्री. Qualitative research paradigm emphasizes participant perspective and uses an empirico-inductive approach. अब फ्रेंड, पहले तो मैं यहाँ पे आपसे क्वालिटेटिव रिसर्च पूछा गया है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है
वो इंडक्टिव अप्रोच है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है स्टेटमेंट हमारा राइट होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव एम्पिरिको अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर हम जो रिजल्ट जो प्रिडिक्ट करते हैं, रिजल्ट और आउटकम जो होता है वो अजम्पशन के बेसिस पे आता है, कोई एक्यूरेट प्रॉपर रिजल्ट इसमें नहीं आता है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इंडक्टिव अप्रोच होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इसमें जो हमारा रिजल्ट और आउटकम आता है वो एकदम एक्यूरेट होता है, वो होती है डिडक्टिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें जो आउटकम होता है वो एकदम एक्यूरेट आता है, वो होती है डिडक्टिव, एम्पिरिको डिडक्टिव अप्रोच। तो जब क्वालिटेटिव की बात आती है दैट मीन्स कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो आउटकम हमारा आता है वो प्रॉपर जो है अजम्पशन के बेसिस पे आता है। डिडक्टिव में 4 2 + 2 4 होता है, तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टेट्स में डेटा आता है जिसका 2 + 2 जो है 4 ही होता है, 5 नहीं होता है, ये रूल है। तो दैट मीन्स कि ये डिडक्टिव है, इसमें डेटा जो है प्रॉपर आ रहा है, अजम्पशन के फॉर्म में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया इज टॉलर देन सीमा, यहाँ पर हम अजम्पशन लगा सकते हैं। जब कुछ अजम्पशन करने की बारी आती है तो वो होता है क्वालिटेटिव। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, in the same research project, it is neither possible nor desirable to use both qualitative and quantitative research. So, friends, option number second, statement number second is also right, because रिसर्च प्रोजेक्ट में हम टू टाइप की मेथड को सेम टाइम में यूज नहीं कर सकते सेम टाइप के प्रोजेक्ट में। बिकॉज या तो हम क्वालिटेटिव अप्रोच का यूज करेंगे या हम क्वांटिटेटिव का यूज करेंगे, सिमिलर टाइम में हम दोनों का यूज नहीं करेंगे। सेम रिसर्च प्रोजेक्ट में या हम क्वालिटेटिव यूज करेंगे, आइदर वी आर यूजिंग क्वालिटेटिव, आइदर वी आर यूजिंग ओनली द quantitative research paradigms. So both the statements are right. So option number one is right. Question number four. Friends, research का question है ये भी. In which of the following there is considerable scope for violation of research ethics? रिसर्च में किस टाइप के पॉइंट्स में जो है वायलेशन होता है रिसर्च एथिक्स का? हाँ फ्रेंड्स, जब हमें रिसर्च पेपर लिखना होता है तो हमें प्रॉपर बिब्लियोग्राफी में मेंशन करना होता है, प्रॉपर रिसर्च के एथिक्स का जो है ध्यान में रख के रिसर्च करनी होती है। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एथिक्स का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ऑप्शन नंबर बी डेटा इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथेसिस मेकिंग, reporting of research result using research tools prepared by others. So friends, ऑप्शन नंबर ए में जो है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, मतलब जिसमें हम कुछ डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, वहां पे रिसर्च जो है रिसर्च एथिक्स का वायलेशन होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, जब डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं तब उस टाइम पे जो है रिसर्च एथिक्स की बात आती है, जहां पर हम कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, डेटा को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, दैट मीन्स की वो रिसर्च एथिक्स वायलेशन होने के चांसेस होते हैं। हाइपोथेसिस, जस्ट आप बना रहे हो हाइपोथेसिस, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं रहे हो वर्क, ओनली आप हाइपोथेसिस बना रहे हो, तो यहाँ पे कुछ वायलेशन होने के चांस। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना कोई वायलेशन नहीं है, हाइपोथेसिस बनाना कोई वायलेशन नहीं। जब आप डेटा को इंटरप्रिटेट कर रहे हो, हाइपोथेसिस को जो है टेस्ट कर रहे हो, तब इंटरप्रिटेशन वायलेशन होने के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट, ये हमारा आंसर होगा। बिकॉज जब आप रिसर्च का रिजल्ट जब जो निकालते हो वहां पर रिसर्च एथिक्स से वायलेशन होने के 100% चांसेस होते हैं। यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर, अगर आप ऐसा कोई रिसर्च का टूल यूज कर रहे हो जो अदर ने प्रिपेयर किया है, तो आपको बिब्लियोग्राफी में साइटेशन में उसका नेम जो है प्रॉपर मेंशन करना होता है। अदरवाइज रिसर्च एथिक्स जो है, रिसर्च जो है वो वायलेट हो जाती है। तो आपको रिसर्च एथिक्स का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, डेटा इंटरप्रिटेशन में वायलेशन हो सकता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। सेकेंड थिंग इज दैट रिजल्ट रिपोर्टिंग, रिजल्ट एंड टूल्स बाय अदर्स। तो इसमें जो है रिसर्च के एथिक्स में वायलेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिजल्ट, डेटा, टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर फाइव, in a research setting participants may act differently because they think they are getting special attention
This reaction of treatment group to the special attention rather than the treatment itself is called as। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रिसर्च के सेटिंग में जब पार्टिसिपेंट जो है एक्ट करते हैं, जब हम उन्हें स्पेशल अटेंशन देते हैं तब वो जो है उनका बिहेवियर कुछ और होता है। जब हम उन्हें अटेंशन नहीं देते हैं, दिस रिएक्शन ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप टू द स्पेशल अटेंशन rather than the treatment itself is called as। तो फ्रेंड्स, ये हाउथॉर्न इफेक्ट होता है। एल्टन मायो ने इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। एल्टन मायो जो ह्यूमन रिलेशन स्कूल से रिलेटेड है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। जब हम अपने एम्प्लॉयज के ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है रेदर देन इटसेल्फ। जब हम उन्हें ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं तो वो परफॉर्मेंस भी डाउन कर देता है। तो ये जो इफेक्ट था वो हाउथॉर्न इफेक्ट था, कि जब हम पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशल अटेंशन देते हैं, तो वो जो है अच्छे से परफॉर्म करता है। एज अ रिएक्शन वो ट्रीट करता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर वन इज राइट। तो हाउथॉर्न इफेक्ट, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में एल्टन मायो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जब हम पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं तब वो अच्छे से परफॉर्म करता है, जब हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं दैट मीन्स कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर वन इज राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिलेबस। फ्रेंड्स, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। पॉलिसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है एनटीए में जरूर पूछा जाता है। ये पॉलिसी है, लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पॉलिसी हमने जो है दो टाइप से डिस्कस की थी, फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिलेबस। ऑप्शन नंबर ए, दिस हिल हैज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक। whatever has smoke has fire, the hill has smoke which is invariably associated with fire, therefore this has fire। फ्रेंड, मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था इस ट्रिक के लिए, PHUUN, फूड। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट क्या प्रोवाइड किया था? प्रत्ययजिना, P फॉर प्रत्ययजिना, H फॉर हेतु, U फॉर उदाहरणा, उपन्याना एंड द निगमना। तो फ्रेंड्स, प्रत्ययजनी का जो मीनिंग होता है, फोन अपने नोट्स में जो है शॉर्ट ट्रिक्स आप नोट डाउन कर लिया करो। सो द हिल हैज फायर, मतलब कि हिल पे आग है। जब हमें कोई चीज सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखती है उसे बोलते हैं हम प्रत्ययजिना। तो पी फॉर होता है प्रत्ययजिना। प्रत्ययजिना, जब हमें कोई भी चीज प्रत्यक्ष मीन्स एकदम सामने दिखना, प्रत्यक्ष प्रमाण होना, मीन्स हमें दिख रहा है कि हिल पे जो है फायर है, तो ये हो गया प्रत्ययजिना। हेतु, जब बात आती है बिकॉज की, तो इसे बोलते हैं, जब भी सेंटेंस में बिकॉज लगा होगा दैट मीन्स की हेतु। द हिल हैज फायर, हिल पे आग है, मीन्स हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हिल पे आग है, तो इसे बोलेंगे प्रत्ययजिना। बिकॉज इट हैज स्मोक, क्योंकि वहां पर धुआं भी है। जब बिकॉज लगा होगा तो हम उसे बोलते हैं हेतु। अब आता है यू। यू मीन्स वॉट एवर हैज स्मोक हैज फायर, मीन्स ये हो गया आपका उदाहरणा। वॉट एवर हैज स्मोक हैज फायर, जहां पे धुआं है तो वहां पे आग भी होगी। धुआं होता है तो जरूर आग होगी, अगर आग है तो धुआं भी होगा। वॉट एवर हैज स्मोक हैज फायर, तो इसे बोलते हैं हम उदाहरणा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट, यू फॉर उपन्याना। द हिल हैज स्मोक विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर, क्योंकि हिल पे जो है धुआं है, हिल पे धुआं है विच इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ फायर, ये होता है उपन्याना। तो इसे बोलेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपन्यास। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच विल बी द डेजिग्नेटेड एज
उपन्याना, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो उपन्याना का एग्जाम्पल है, उपन्याना। अब हम ई भी देख लेते हैं। देयर फोर दिस इज फायर, मतलब कि वहां पर आग थी। दैट मीन्स कि ये होगा निगमना। निग, एन फॉर निगमना। तो निगमना जो होता है हमारा रीअफर्मेशन होता है। दैट मीन्स कि हमने जो प्रत्यक्ष देखा था कि हिल पे आग लगी हुई है, प्रत्यजना, अब हम निगमना के अंदर ये अफर्म कर रहे हैं, यस देयरफॉर दिस हैज अ फायर, मीन्स कि हिल पर आग थी। दैट मीन्स कि हिल पर आग है। तो जब हम रीअफर्मेशन करते हैं उसे बोलते हैं निगमना। तो खून का जो है फुल फॉर्म आप ध्यान में रखना। P फॉर प्रत्यजना, H फॉर हेतु, बिकॉज लगा होगा तो वो हेतु होगा। वॉट एवर इज स्मॉक, जहाँ पे धुआं है तो वहां पे आग भी होगी, उदाहरणा। D फॉर उपन्याना, E फॉर निगमना मीन्स रीअफर्मेशन। तो सिलॉक्स में लॉजिकल रीजनिंग में इसका जो फुल फॉर्म है वो एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो मैंने आपको जो शॉर्टकट दी थी वो दी थी खून। P फॉर प्रत्यजना, हेतु, उदाहरणा, उपन्याना एंड निगमना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था उपन्याना, तो जो उपन्याना होगा वो ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। दैट्स व्हाई अवर डी इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ओके, तो डी हमारा क्या होगा, वो राइट हो जाएगा। तो उपन्याना का एग्जाम्पल है डी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, what type of policy is implied in the following, fire is cold because it is a substance। तो पॉलिसी पूछी गई है कि किस टाइप की पॉलिसी जो है फायर इज कोल्ड। फ्रेंड्स, फायर जो होती है, आग जो होती है वो हॉट होती है। आप फायर बोल रहे हो, जस्ट उसके अपोजिट बोल दिया फायर इज कोल्ड, तो फायर जो होती है वो कोल्ड नहीं होती है। दैट मीन्स कि फायर अगर है तो यहाँ पे हॉट होना चाहिए। फायर है तो आग तो क्या होती है, गर्म होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, कोल्ड। तो ये इसको क्या कर रहे हैं, फायर को कोल्ड। फायर जो है आग गर्म होती है, जब हम कोल्ड की बात करेंगे तो ये इसमें क्या बनेगा, ये इसमें एक बाधिता बनेगा। तो ये इसके लिए एक बाधी है, मतलब हर्डल से, कुछ ट्रबल से। तो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज फर्स्ट। मतलब अगर आपसे बोला फायर, फायर गर्म होती है, हॉट होती है, जस्ट उसके अपोजिट बोल दिया कि फायर इज कोल्ड, तो ये क्या हो गया, बाधिता। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। फ्रेंड, नंबर सीरीज के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द ऑड नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको जो है ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में भी आपके साथ में मैंने मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपसे जो है इस क्वेश्चन में ओड वन आउट वन पूछा है, तो ऑड नंबर बताना है आपको कौन सा है जो इससे मैच नहीं करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो नंबर्स है ये डिक्रीज हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो नंबर्स है ये राइट साइड में डिक्रीज होते हैं, बट ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली डिक्रीज होते जा रहे हैं नंबर। हम जो सीरीज देखते हैं इंक्रीज होते हैं नंबर, पर ये जो नंबर्स है ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे पीछे से देखेंगे। 14, 24 - 14, तो ये कितने का गैप है, 10। 24 - 44, ये जो डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है। देन 84 - 44, देन ये जो डिफरेंस है 40 का डिफरेंस है। देन 164 - 84, 80 का डिफरेंस है। देन 328 - 6, 164। अब यहाँ पे डबल डबल के सीरीज में चल रहा है तो यहाँ पे 160 होना चाहिए। तो 164 + 160 ये होता है 324, बट यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, 328। तो यहाँ पे होना चाहिए था 324। तो ये जो गैप है सीधे डबल हो रहा है। 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, 40 × 2 = 80, 82 जब 160 अब हमें चाहिए, तो गैप जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है।
बैक साइड से डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम जो है सीरीज फॉलो कर रहा है। तो ये सीरीज क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, 10, 20, 40, 160। मतलब यहाँ पे 324 होना चाहिए था, बट आपके ऑप्शन में जो है थ्री, ये जो सीरीज में दिया गया है 328, तो 324 हमारा होना चाहिए था। तो जैसे हम डिस्कस करते हैं, अब ये क्या होना चाहिए था, 160। तो 160 टू जा ये कितना हो जाएगा, ओके। सो इसमें हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 644, ओके, 320। तो इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 644। तो ये जो गैप चल रहा है ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चल रहा है, 10, 20, 40, 80, 160। तो यहाँ पे जो होना चाहिए था सीक्वेंस होना चाहिए था थ्री, मतलब हम 164 में 160 ऐड करेंगे तो 324 होना चाहिए था। बट हमारा ऑड जो सीरीज है वो है थ्री, ऑड नंबर है 328। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9। अब फ्रेंड्स ये भी जो है मैथमेटिक्स रीजनिंग का क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर इज चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स साइड बाय 1%, द परसेंटेज इंक्रीजेस इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज। क्यूब का जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम जो है वो 10 है। कितना है, 10। अब इसका 10 का जो क्यूब होगा, क्यूब मीन्स हम 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 1000। इट इज चेंज बाय इंक्रीजिंग। अगर ये जो क्यूब वॉल्यूम है इसको हम 1% इंक्रीज करें, तो 10 का जो 1% होता है वो कितना होगा, 0.1, 0.1। तो ये कितना हो जाएगा, 10.1। अब हम क्या करेंगे, जब 1 इंक्रीज हो रहा है तो फिर इसका क्यूब निकाल लेंगे, 10.1 इंटू 10.1, ये निकाल लेंगे। अब ये जो आंसर आएगा, ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 1030.301। ये जो पहले जो वॉल्यूम था 10 का कितना था, 1000 था। अभी जो 1% इंक्रीज हो रहा है, 10 का 1% होता है 0.1। तो 10 में हमने 0.1 लगा दिया, अब उसका क्यूब निकाले, अब उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 1030.301 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम जो है कितना इंक्रीज हो रहा है, 1000। अब हमें किस पे निकालना था, 1000 पे निकालना था, इंटू 100। तो 1030 में से 1000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30.301। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है अप्रोक्सीमेट जो है 3% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो अप्रोक्सीमेट जो है आप निकालेंगे तो 3% जो है आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो है मैं पीपीटी अंडर नोट शेयर करती हूँ, ओके। सो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, a household incurs a certain expenditure on the consumption of a commodity in a given month. If the price of the commodity is decreased 20% and its consumption is increased by 20%, what will be the net percent increase or decrease in the expenditure of the हाउस होल्ड? फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउस होल्ड जो है क्या करता है, इंक्योर करता है सर्टेन एक्सपेंडिचर ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ गिवन मंथ इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस हम जो है अज्यूम कर लेते हैं 100 जो है कमोडिटी का प्राइस है। अब जो प्राइस है उसका क्या हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
80%, 80 फ्रेंड, एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज। अगर अब ये जो प्राइस है ये कितना डिक्रीज हो रहा है? 20%। तो 20% जब डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 80। ओके, 80। देन कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20। अगर कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो 80 का जो है हम 20% निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4, 5। 80 का 20% हो जाएगा 60। तो 80 का 20% हो जाएगा 60। अब ये बोल रहा है कि 20% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। 80 प्लस 20%, इसका कितना इंक्रीज हो रहा है? 16। 20%, 16। तो 80 प्लस 16 हो जाएगा 96। तो पहले कितना डिक्रीज हो रहा था? 20%। जब 20% डिक्रीज हुआ तो 80। 80 का हमने 20% फिर बोला वो इंक्रीज हो रहा है, तो 80 का 20% हो जाता है 16। 16 को 80 में ऐड कर दिया, अब हो गया 96। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। कितना नेट परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज? हमने जो प्राइस को अज्यूम किया था वो 100 था, तो 100 में से 96 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4%। तो 4% क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे 104 होता तब हमारा आंसर होता 4% डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अभी 96 है, दैट मीन्स कि 4% डिक्रीज हो रहा है प्राइस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। मैं होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड शेयर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी टाइप से आपके लिए डेली वीडियोस एंड द एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड द सपोर्ट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thank you.